चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे हम स्विच ऑन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इलस्ट्रेशन 6 से पहले मैं आपको कहूँगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका कवर होना चाहिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 दोनों एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6 को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, एक स्टेप आगे है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन 6 को समझाता हुआ एग्जाम्पल ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 5 के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना आपके लिए ज़रूरी होगा अगर आपका इलस्ट्रेशन 5 क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 5 में ही इलस्ट्रेशन 6 का भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, रिवीजन करवा दिया बेसिकली। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाइए। कहते हैं कि किसी कंपनी डी का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, देख लीजिए। कहते हैं कि आपको यहाँ पे कंपनी डी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल दिखाई दे रही है कंपनी डी आपके पास में यहाँ पे है। कहते हैं कंपनी डी के नीचे दो कंपनी है, ओबियसली सब्सिडरी कंपनी होगी, इस तरीके से ड्राइंग को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो वैसे लिख रखा है इन लोगों ने, सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ डी आपके पास में। ठीक है, लेकिन इस तरीके की ड्राइंग है तो ऑब्वियसली वो शो कर रहा है कि वो डी की दो सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी ई और एच। अब इनकी भी सब्सिडरी कंपनी है, जिसे हम सब सब्सिडरी कंपनी भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कंपनी एफ और कंपनी जी ई की सब्सिडरी है, और कंपनी एच की सब्सिडरी है कंपनी आई। आगे क्या कहता है कि सर कंपनी जो है, जितनी भी कंपनी, ऑल द कंपनीज, कहता है जो अब वो स्ट्रक्चर में आपको शो करी गई है, वो सारी की सारी कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। वो सारी की सारी कंपनी जो है वो कौन है? अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है। कहते हैं कि नेटवर्थ इनका जो है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ई कहाँ है? कंपनी ई ये है। तो इनका नेटवर्थ आपको दिया है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ई 300 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है जी, किस ईयर का ऐसा यहाँ पे कहा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। कहते हैं एंड नेटवर्थ ऑफ द ऑल अदर कंपनी इज बिलो 250 करोड़, 250 करोड़ से कम है। अब नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से कम है और आप अगर अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपके तो ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखें, हालांकि यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको इसी के बेसिस पे ही इंड एस एप्लीकेबल है या फिर नहीं वो देख लेना है, ईयर वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बाकी ई के अलावा जितनी भी कंपनी है, सब कंपनी, सारी की सारी कंपनी 250 करोड़ से कम नेटवर्थ रखती है। तो एज पर नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से क्या इन पे इंड एस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो सबसे पहले सभी पे नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से तो किसी भी तरीके से इन पे इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, तो क्रॉस कर देता हूँ सब पे। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, ये क्रॉस कर दिया। ओके, तो कंपनी ई जो है वही एक कंपनी बच गई जिस पे इंड एस एप्लीकेबल हो सकता है, और इनका नेटवर्थ क्या बताया था? 300 करोड़। 300 करोड़ मतलब कि आपका 250 करोड़ से ज़्यादा है नेटवर्थ, तो ऑब्वियसली इन पे तो इंड एस एप्लीकेबल है। ठीक है, नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से इन पे तो इंड एस एप्लीकेबल है, बाकी सारी कंपनी पे नेटवर्थ क्राइटेरिया के हिसाब से तो कोई इंड एस एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए, पूछा क्या गया है, टू विच कंपनी वुड इंड एस बी एप्लीकेबल? इंड एस कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? तो नेटवर्क क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ई, केवल और केवल कंपनी ई, केवल और केवल कंपनी ई नेटवर्क क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बड़े अच्छे से पढ़ा है एक आपको रूल, कि कोई अगर कंपनी किसी इंड एस के क्राइटेरिया के हिसाब से, नेटवर्क क्राइटेरिया के हिसाब से अगर इंड एस में कवर हो रही है, मतलब कि उस पर इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडी कंपनी भी क्या हो जाएगी सर? वो कवर हो जाएगी इंड एस के हिसाब से, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ क्राइटेरिया। फिर उस पर नेटवर्क क्राइटेरिया नहीं देखना है, मतलब कि कोई कंपनी पे इंड एस एप्लीकेबल है तो उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडी कंपनी भी इंड एस में कवर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब कि उनका नेटवर्क नहीं देखना है। इलस्ट्रेशन 5 इसी पे बेस्ड था। फिर इसी के साथ मैंने एक और एग्जांपल दिया था। कहते हैं कि जैसे कि मैंने वापस से बताया कि भाई कोई कंपनी है, अगर
वो नेटवर्क क्राइटेरिया के हिसाब से इंड एस में फॉलो हो रही है, इंड एस एप्लीकेबिलिटी हो रही है, तो उसकी होल्डिंग और सब्सिडी पे तो आना ही आना है इंड एस। लेकिन क्या उसकी फेलो सब्सिडी, ठीक है, फेलो सब्सिडी पे क्या इंड एस एप्लीकेबल होगा? तो मैंने कहा था कि इस रिलेशन के हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ रूल ये है कि उसकी होल्डिंग एंड सब्सिडी, बस फेलो सब्सिडी नहीं आती है, ठीक है। तो बस ये रूल मैंने बताया था, यही इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अब मुझे बताइए कि नेटवर्थ के हिसाब से तो सिर्फ कंपनी ई आ रही है, लेकिन दूसरा रूल जो एक और पढ़ाया कि उसकी होल्डिंग और सब्सिडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फिर नेटवर्थ नहीं देखना है उसमें। तो कहता है कंपनी ई की कोई होल्डिंग कंपनी है, देखो ज़रा, है सर, कौन सी है? कंपनी डी। तो कंपनी डी जो है होल्डिंग कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, भले ही उसका नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से कम है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ क्राइटेरिया कंपनी डी ऑटोमेटिकली इंड एस में कवर हो जाएगी। तो कंपनी डी भी आ जाएगी इसके साथ, उस पर भी इंड एस एप्लीकेबल होगा। प्लस इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कोई है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी ई की 2 सब्सिडरी है, कंपनी एफ एंड कंपनी जी, उनका भी टर्नओवर नहीं देखना है, उस पर भी एप्लीकेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर डी के साथ एफ और जी, एफ और जी। क्या ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल। लेकिन सर कंपनी ई की फेलो सब्सिडरी जो कंपनी एच है, क्या उस पे इस रिलेशन से किसी भी तरीके से इंड एस एप्लीकेबल होगा? सर नहीं, इस रिलेशन से तो नहीं होगा। हाँ, कंपनी एच का नेटवर्थ किसी क्राइटेरिया को मीट कर जाता है तो वो उस पर इंड एस अप्लाई होगा, वो बात अलग है, लेकिन इस रिलेशन से तो नहीं होगा। रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है, होल्डिंग एंड सब्सिडी, फेलो सब्सिडी नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुल मिला के और सब मिला के और कुछ भी मिला के जो अगर बात करें तो कंपनी ई, कंपनी डी और एफ और जी, ठीक है, ये कंपनी जो है आपके इंड एस के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो इंड एस के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी रखती है, ये हमारा आंसर है। लेकिन एक बार के लिए आईसीआई का भी आंसर हमें रीड करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। तो एक बार के लिए देखते हैं कि सर एज पर एस एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो कंपनी ई जिनका टर्नओवर सॉरी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, कितना था? 300 करोड़, यहाँ पे लिखा था 300 करोड़। तो 300 करोड़ है तो ऑब्वियसली उस पे इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, हमने फेज़ 1 और 2 की बात तो करी ही नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बता चुका हूँ कि भाई अगर 300 करोड़ आपका नेटवर्थ है तो कौन से फेज़ में आएंगे? सर फेज़ 2। मैंने कहा था सर 500 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आप फेज़ 2 में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन ठीक है, आपके पास में वापस से रिवाइज हो गया। इन लोगों ने लिख रखा है कि फेज़ 2 में, और फेज़ 2 की डेट क्या है सर? 2017, ठीक है, भूलना नहीं, वो सारी इलस्ट्रेशन 1 में सारी चीज़ें रिवाइज करवा चुका हूँ। तो 2017 मतलब कि 1 अप्रैल 2017 ऑब्वियसली, ठीक है। अगर फेज़ 1 में आता तो कौन सी डेट थी? 2016 का मतलब 1 अप्रैल 2016 अगर फेज़ 1 में आती तो। लेकिन ये फेज़ 2 में है क्योंकि इसका नेटवर्थ 300 करोड़ है, 500 करोड़ से कम है, तो फेज़ 2 में जाएंगे आप। क्लियर है सर? बिल्कुल। लेकिन एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सर ये कंपनी तो आ गई इंड एस में, ठीक है, नेटवर्थ की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 कंपनी को भी घसीट लेगी इसमें। कौन सी 2 कंपनी? इनकी जो होल्डिंग है, इनकी जो सब्सिडरी है। तो अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग कौन थी सर? इसकी होल्डिंग कंपनी कंपनी डी थी, ठीक है। तो कंपनी डी भी आ जाएगी, और एक इसकी सब्सिडी कंपनी कौन है सर? सब्सिडी 2 है, एफ और जी, तो एफ और जी भी आ जाएंगे सर। कंपनी एफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और कंपनी जी लीजिए, दोनों आ जाएगी। तो कुल मिला के 4 कंपनी हो गई जो इंड एस को फॉलो करेगी 2017 से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपके पास में पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी गई है, और बस वही चीज़ आपके पास में यहाँ पे कंटिन्यूसली सारी की सारी चीज़ें बताई गई है, वो तो आप एक बार के लिए रीड कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं मेन पॉइंट यहाँ पे एक बार के लिए देख लूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी अभी बताई कि भाई एच और आई पे एप्लीकेबल होगा क्या? सर आंसर इज़ नो। मैंने कहा कि इस रिलेशन से तो कभी भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, इनका नेटवर्थ अगर एक्सीड कर जाता है तो बात अलग है, लेकिन नेटवर्थ भी इनका एक्सीड नहीं कर रहा है, क्लियरली बता रखा है कि 250 करोड़ से कम ही है नेटवर्क सबका। तो इस पे इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, और जिस कंपनी पे इंड एस एप्लीकेबल नहीं है उनको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से,
इंड एस के हिसाब से नहीं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना होता है। तो वो बात भी यहाँ पे लिखी है कि कंपनी एच और आई, ठीक है, वो तो इंड एस में कवर होगी नहीं, सीधी सी बात है। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेगी सर? ए एस के हिसाब से। अगर हो जाती तो इंड एस के हिसाब से करना पड़ता, लेकिन अभी कवर नहीं हो रही है तो वो ए एस के हिसाब से कर सकती है। हालांकि हाँ, ये एक चीज़ बात अलग है कि अगर ये कंपनी चाहे तो इंड एस को ऑप्ट कर सकती है, ठीक है, इंड एस एप्लीकेबल करवा सकती है अपने वॉल्यूंटरी, लेकिन रूल के हिसाब से इन पे एएस अप्लाई होगा अभी के लिए। अगर वो चाहे तो करवा सकती है इंड एस को, ठीक है, तो वो उनके ऊपर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी, एक बार के लिए आप सॉल्यूशन को रीड आउट कर सकते हैं। मेन जो सॉल्यूशन था वो हमने करवा दिया है, बाकी सारी चीज़ें बस लिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोविजन है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे स्विच ऑन करेंगे आपके साथ।